देख रहे हैं राजीव प्राइम्स, आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने ईओडब्ल्यू द्वारा उनके परिवार पर दर्ज एफआईआर को सरकार की साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि 21 साल पुराने मामले को अब उठाना राजनीति से प्रेरित है। कटारे ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के दबाव में झूठे केस दर्ज कराए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि उपनेता प्रतिपक्ष बनने से पहले वे दोषी क्यों नहीं थे। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को मैं इसके लिए पहले तो विशेष रूप से बिल्कुल दिल से आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने ईओडब्ल्यू पर दबाव डाल करके अपना एक ब्लैकमेलिंग का ईओडब्ल्यू को टूल बना रखा है और इस प्रकार के झूठे अपराध पंजीबद्ध करवाते हैं विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। क्योंकि नए साल पे आपने ये मेरे को बिल्कुल नया उपहार दिया और ऐसे ही जब मैं पहले विधायक बना था तब भी मेरे ऊपर 6 अपराध झूठे पंजीबद्ध हुए थे और बाद में एक एक करके न्यायालय ने उन सभी अपराधों को निरस्त भी कर दिया था, आरोपों को। ये 2004 का घटनाक्रम है जो मेरी जानकारी में है। शायद उन दिनों मैं कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट था और मुझे तो पता भी नहीं था ये सब क्या राजनीति और क्या चीजें हैं, पर ठीक है, राजनीति में आया हूं तो मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित होकर के इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है काफी देरी से मुख्यमंत्री जी जागे हैं। ये एफआईआर और 6-8 महीने पहले करते तो मुझे लगता है उपनेता बनते ही आपने विपक्ष की आवाज को दबाव दे करके दबाना शुरू कर दिया। मेरे स्वर्गीय पिताजी सत्यदेव कटारे जी जब नेता प्रतिपक्ष थे और व्यापम की उनने आवाज उठाई, पूरी सरकार को घेरा और आज तक व्यापम के मामले में कई भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल में गए और शायद बाद में फिर भी जाएंगे भविष्य में। उस समय पे एक झूठी पीई पंजीबद्ध करी 2015 में जब पिताजी नेता प्रतिपक्ष थे। उनके स्वर्गवास के बाद कोई एजेंसी ने, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। आज जैसे ही मैं उपनेता प्रतिपक्ष बन करके आया और सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना जब शुरू क्या कर दिए मैंने, तो अचानक से मैं आरोपी बन गया। जब हम पद पे नहीं होते हैं तब हम लोग पाक साफ होते हैं मध्य प्रदेश की जनता के बीच में, और जैसे ही हम लोग पद पे आ जाते हैं वैसे ही हमारा पूरा परिवार को भ्रष्टाचारी और झूठी एफआईआर करना शुरू हो जाती है सरकार। तो ये कैसी राजनीति है? मैं तो पूछना चाहता हूं प्रदेश की जनता से और मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि आप खुद सोचिए, क्या ये उचित है कि मेरी विधवा मां आज 70 साल की उम्र में उनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया? कितना नैतिक है? मुख्यमंत्री जी को कम से कम इतना लिहाज या इतनी मर्यादा तो रखनी चाहिए, इतनी शर्म तो उनके अंदर होनी चाहिए कि कम से कम राजनीति आपस में ही रखे, घर की महिलाओं बच्चों को तो नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन ठीक है, आपका सोचने का जो स्तर है, आपका कार्य करने का जो भी स्तर है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। मुझे न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है, मैं इसको न्यायालय में पहले की तरह लेके जाऊंगा। न्यायालय पुनः इन आरोपों को झूठा सिद्ध करेगी, क्योंकि 2004 का प्रकरण, 21 साल पुरानी घटना को आज आप 21 साल बाद क्यों उठा रहे हैं? मैं तो मीडिया के लोगों से बोलना चाहता हूं कि किसी भी ईओडब्ल्यू के जिम्मेदार अधिकारी से जाके आप पूछिएगा कि आज आपको 21 साल बाद क्यों याद आया हेमंत कटारे के उपनेता प्रतिपक्ष बनते ही कि ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। 21 साल के बीच में ये कोई अपराध नहीं था क्या? 10 साल पहले आपने प्राथमिकी दर्ज करी, चलो इन 10 वर्ष में आप अपराध दर्ज कर लेते, लेकिन नहीं। जैसे ही मैं सरकार के खिलाफ बोलना शुरू हुआ, अचानक से सारी एजेंसियां मेरे खिलाफ सक्रिय हो गई और झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा दिया। ठीक है, जैसी सरकार की मंशा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अब इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद मैं दुगनी ताकत से, मुझे और प्रेरणा मिली है और मैं और दुगनी ताकत से आपके भ्रष्टाचार की, आपके काले कारनामों की पोल खोलूंगा, चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के बाहर हो। मैं इनसे दबने वाला नहीं हूं। स्वर्गीय सत्यदेव कटारे जी का खून है मेरी रगों में और अपनी आखिरी सांस तक मैं आपके खिलाफ दमदारी और ईमानदारी से लड़ाई लड़ूंगा। मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद, पूरी भारतीय जनता पार्टी को पुनः धन्यवाद और आशा करूंगा कि ऐसी कई और झूठी एफआईआर आप मेरे ऊपर दर्ज करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां भोपाल में 1800 करोड़ की एमडी ड्रग फैक्ट्री मामले में फरार तस्कर रवनबाज की कार चलाते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वह राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पर फरारी काट रहा था, तभी कार में ही उसे अटैक आ गया और उसकी जान चली गई। रवनबाज भोपाल की अवैध ड्रग फैक्ट्री से मुंबई में ड्रग सप्लाई करता था और मंदसौर पुलिस को भी एनडीपीएस केस में उसकी तलाश थी। गुजरात नारकोटिक्स ब्यूरो ने भोपाल से कटारा हिल्स में चल रही इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था, जिसमें अमित प्रकाश चंद्र चतुर्वेदी और सन्याल बानी को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अब भी आरोपी शोएब लाला और ओम पाटीदार फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां बुधवार को संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई,
जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में महिला, पुरुष और बच्चे डीजे की धुन पर नाचते नजर आए। शोभा यात्रा दोपहर 12 बजे वार्ड क्रमांक 10 अयोध्या बस्ती से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकाली गई। यह आष्टा रोड, यादव मोहल्ला, बस स्टैंड, बड़ी हवेली, गणेश चौक और नगर परिषद चौराहे से गुजरते हुए फिर अयोध्या बस्ती पहुंची। यहाँ भगवान संत रविदास जी की पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा का समापन किया गया। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर शहर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन कार्रवाई के दौरान एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार अधिकांश भिक्षुक नशे के आदी हैं और अपनी लत पूरी करने के लिए भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। भिक्षा मांगने वाले कई लोग नशे के लिए अपराध करने से भी नहीं हिचकते। प्रशासन ऐसे लोगों को रेस्क्यू कर नशा मुक्ति केंद्र भेज रहा है और इस पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रहा है। हालांकि इंदौर में अवैध नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है, जिसे रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव जमीनी स्तर पर अभी नजर नहीं आ रहा है। देखिए, लगातार जो भिक्षावृत्ति के खिलाफ हमारा अभियान है, उसमें मैं शुरू से ही इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि भिक्षावृत्ति में जो चीजें सामने दिखती हैं, वो कहीं न कहीं उसके पीछे जितना हम लोग जाकर देखते हैं कि शोषण के, नशे के और सामाजिक जो दूसरी कुरूपताएं हैं, उनके चेहरे हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ज्यादातर बच्चे जो उसमें हमको दिखते हैं, इवन जो छोटे छोटे बच्चे भी जिनको देखते हैं कि महिलाएं लेके भीख मांगती हैं, उन छोटे बच्चों को भी किसी न किसी तरीके से ड्रग करके रखा जाता है, जिससे कि वो सोते रहें और डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। जो दूसरे छोटे बच्चे हैं, उनमें भी कहीं न कहीं नशे का सेवन जो है लगातार देखा गया है। जो वृद्ध लोग हैं, उनको जबरदस्ती उनके घर वाले भेजते हैं भिक्षावृत्ति के लिए, ये भी चीजें सामने आई हैं। इसीलिए बार बार मैं अपील आप लोगों के माध्यम से फिर से करता हूं कि कृपया भिक्षा किसी को ना दें। ये अपराध तो है, लेकिन निश्चित रूप से भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देने वाला काम भी है, इसमें हमारा सहयोग करें। नशे वाली जहां तक बात है कि इसमें किन किन तरीकों से ये हो रहा है और इसके पीछे कौन से लोग हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसकी तह तक भी पुलिस के द्वारा जाया जाएगा और उस पर कार्रवाई करी जाएगी। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां तेज रफ्तार बस खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कैलाशी बाई, किशोरी लाल और अशोक की जान चली गई। कैलाशी और किशोरी लाल पति पत्नी थे, जो संजिद नाका पटेल कॉलोनी मंदसौर के निवासी थे, जबकि अशोक नरसिंहपुर रामदेव मंदिर के पास मंदसौर का रहने वाला था और पेशे से हलवाई था। बस की केबिन में बैठे चमन लाल और पार्वती घायल हो गए, जिनका इलाज MBS हॉस्पिटल में जारी है। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां जाबरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय में संत श्रोमणी रविदास जयंती पर संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। साथ ही मुख्य वक्ता सत्यनारायण सत्तन ने कहा कि संत की कोई जाति नहीं होती, वे पूरे समाज के लिए प्रेरणा होते हैं। संतों से शुरू हुई। हमारा पहला संत कौन था? माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर साधु था। इस पीढ़ी के समझ में नहीं आया। तो वही कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा का संदेश आत्मशुद्धि को दर्शाता है। नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने संत रविदास के दोहों और शिक्षाओं को जीवन में उतारने की बात कही। कार्यक्रम में विधायक गोलू शुक्ला, कैलाश जाटव, कैलाश शर्मा समेत अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दिग्विजय सिंह जी नहाने चले गए, यही बहुत अच्छी बात है। और उसके निकलने के बाद उन्होंने फिर इस प्रकार का बयान दिया, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोगों के ऊपर कितनी भी गंगा जी डालें, इन पर कोई असर नहीं होता। क्योंकि गंगा जी से निकलने के बाद तो अच्छी बात करना चाहिए। आज जो व्यवस्था है वहाँ की, वो इतनी जबरदस्त है, पर इतनी जनता आ जाएगी, इतना ओवर क्राउड हो जाएगा, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। सब सोच रहे थे कि पूरे इस अनुष्ठान में जो सिंहस्थ का है, इसमें 20 करोड़ 25 करोड़ लोग आने की संभावना है। पर अभी तक मेरे को जानकारी मिली है कि 50 करोड़ से ऊपर लोग स्नान कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा सनातन समागम है और इसमें अगर थोड़ी सी क्रिया भी कहीं दिखाई देती है तो उसकी तरफ भी देखना चाहिए, उसमें अच्छाई क्या क्या है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।
विश्व में कहीं पर भी इतना मानव समुद्र देखने को नहीं मिलता जो अभी वर्तमान में हमें प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। सनातन की बात हुई है और सतन कहना है कि लोग काम करना छोड़ रहे हैं इसके कारण, किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देते रहते हैं, पर इसमें चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट सीधे कोई इस प्रकार का निर्देश जारी करें कि राजनीतिक दल शायद इस प्रकार की घोषणा नहीं करें, तो उस पर एक बार विचार चिंतन मनन। अच्छा, सिख दंगों में सर समय समय पर कमलनाथ जी का भी इंदौर सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए हर्बल गुलाल बनाने की कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला कालांजलि संस्था और जेल प्रबंधन के सहयोग से की गई, जिसमें फलों और सब्जियों से प्राकृतिक रंग बनाए गए। जेल अधीक्षक अलका सोनकर के अनुसार कैदियों ने उत्सुकता से कार्यशाला में भाग लिया और बनाए गए हर्बल रंगों को आगे बाजार में बिक्री के लिए भी रखा जाएगा। यह कार्यशाला अगले 2 दिन तक जारी रहेगी। विगत 3 सालों से हमारे यहाँ पर हर्बल गुलाल बनाने का जो प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन इस बार हमने तो इसको और अच्छे रूप से किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में हेमलता मैडम को हमने यहाँ पे बुलाया है। और जो कलर्स हैं उसको ज़्यादा समय तक कैसे अच्छा रख सकते हैं, कैसे उसको खुशबूदार बना के रख सकते हैं, और 100% फूड को कैसे यूज़ करके हम कलर को उपयोग कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर के ये कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें उन्होंने बहुत छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हम लोगों को समझाई कि किस तरीके से फलों का अर्क निकालना है, किस तरीके से उसको मिक्स करना है, वो सारा प्रोसीजर यहाँ पे सिखाया गया। किस तरह की आप देख सकते हैं कि जो हरा कलर है, हरा कलर के लिए हम लोगों ने पालक की पत्तियों का यूज़ किया है। इसके अलावा ये जो केसरिया कलर है, इसमें हमने कच्ची हल्दी का उपयोग किया है और चकुंदर के रस का उपयोग करके और थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके हमने ये कलर बनाया है। इसके अतिरिक्त भी अभी अन्य और कलर भी हम लोग बनाएंगे और सारे कलर्स जो हैं वो फूड ग्रेड क्वालिटी के हैं और मैक्सिमम हम लोग ये यूज़ करेंगे कि सब्जियाँ और फलों का ही यूज़ करें। कब तक ये कार्यशाला चलेगी? हाँ जी, ये कार्यशाला अभी हमारे यहाँ 2-3 दिन तक चलती रहेगी और हमारा उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लोगों तक ऑर्गेनिक कलर पहुँच पाए। और उद्देश्य ये भी है कि जेल के अंदर जो बंदी रह रहे हैं वो समाज के हित के लिए सोच रहे हैं और वो समाज को केमिकल मुक्त रंग देने के लिए वो अभी से जुट चुके हैं और वो अपने हाथों से जो है लोगों के बीच में गुलाल पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां शहर में फरवरी के अंत तक मेट्रो रेल की शुरुआत होने जा रही है। सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर के लगभग 5 किलोमीटर हिस्से का निरीक्षण कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी CMRS द्वारा पूरा कर लिया गया है। इस कॉरिडोर में 5 स्टेशन पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। प्रशासन जल्द ही मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी में है। तो वहीं ग्वालियर में गुरुवार सुबह सनसनीखेज वारदात हुई है, जब 2 बदमाशों ने 6 साल के मासूम शिवाय का अपहरण कर लिया। बच्चा अपनी मां के साथ स्कूल बस का इंतजार कर रहा था, तभी बाइक सवार 2 बदमाश आए और महिला की आंखों में मिर्ची झोंककर बच्चे को उठा ले गए। यह घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना मुरार थाना क्षेत्र के CP कॉलोनी में जैन मंदिर के सामने हुई है। अपहरित बच्चा शिवाय लिटिल एंजल स्कूल में UKG का छात्र है। उसके पिता राहुल गुप्ता शुगर कारोबारी हैं, जिन्होंने कहा कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं ग्वालियर IG अरविंद सक्सेना ने आरोपियों पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां इंदौर के खजराना क्षेत्र में एक महिला द्वारा आत्महत्या की जाने के मामले में पुलिस ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि महिला के पति के किसी अन्य महिला से अवैध संबंध थे, जिसके चलते घर में लगातार विवाद होता था। इसी तनाव के कारण महिला ने अपनी जान दे दी। पूरा मामला इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र का है, जहां अंजुम नाम की महिला ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों की प्रताड़ना और पति अजरुद्दीन के अवैध संबंधों से परेशान होकर उसने कदम उठाया है। पुलिस ने इस मामले की जांच के दौरान परिजनों के बयान दर्ज किए और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अजरुद्दीन और ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक अंजुम पति अजरुद्दीन के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने से मर्ग जांच में लिया गया था, जिसमें मर्ग जांच की रिपोर्ट में PM रिपोर्ट इत्यादि प्राप्त हुई। मर्ग जांच ACP महोदय द्वारा की गई और जिसमें आए तथ्यों, परिजनों के कथनों, PM रिपोर्ट इत्यादि के आधार पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के और साक्ष्य मिटाने इत्यादि जुर्मों के आधार पर मृतिका के ससुराल पक्ष में उसके पति अजरुद्दीन
उसके ससुर, जेठ जेठानी इत्यादि के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कुछ कारण है कि प्रयत्न करते? इसमें 2 कारण थे। शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए कि इसके अवैध संबंध थे इनके पति अजरुद्दीन की पूजा शर्मा नामक महिला से, और इसी बात को लेकर इनके बीच में वाद विवाद की स्थितियां निर्मित होती थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।